नमस्कार। मेरे साथ पटना में कुछ बुद्धिजीवी लोग साथ में हैं। इनसे हम देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर और कुछ नई घटनाएं घटी है उस पर इनसे राय लेंगे कि इनकी उस घटनाओं पर क्या राय है। सर, पहलगांव घटना के बाद देश में युद्ध की स्थिति बनी, ऑपरेशन सिंदूर चला। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री आर्मी के ड्रेस पहन करके फोटो खिंचा खिंचा करके खुद को प्रचारित कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मुझे ये घटना तो कदापि आकस्मिक नहीं लगता है। मुझे ये पूरा घटना प्री प्लान लगता है, क्योंकि जब पुलवामा की घटना हुई थी, आज से 2-3 साल हो गया, उस समय से आज तक ये पता नहीं चला कि असली दोषी कौन है। बॉर्डर से 200 किलोमीटर के अंदर 300 आरडीएक्स कैसे ले आया, जबकि वो पूरा इलाका उस समय छावनी में तब्दील था। वहां पे राष्ट्रपति शासन था, केंद्र की वहां पे शासन थी, और आरडीएक्स आ गया और हमारे 150-200 जवान वहां पे शहीद हो जाते हैं। गलती वहां से हो रही है, राजनीति वहां से स्टार्ट हुई है कि उस समय से आज तक अपराधियों का पता ये सरकार नहीं लगाई, और उसके बाद ये घटना होता है। उस घटना के बाद भी देश हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा यात्रा निकालते थे और उसके शहीदों के नाम पे राजनीति की, और बिहार को चुनाव जीते, यहाँ पे देश का चुनाव जीते। यहाँ पे ये घटना उसके बाद घटी है, और ये घटना भी मुझे सुनियोजित लगती है और सरकार की प्लान लगती है। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि केंद्र सरकार की ये प्लान है, घटना है। उस अपराधी को अगर पता चल जाता कि वो किसने किया था तो ये घटना नहीं घटती। और ये घटना घटने के बाद वो भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेल रहे हैं, ये पूरी तरह से सुनियोजित है और भाजपा आरएसएस की नीतियों के अनुकूल है। ये करा कर करके पुलवामा में ये किसने कहा कि वो हिंदू और मुसलमान की पूछ करके मारा है? वहां पे हिंदू नहीं मरा है पहलगांव में। ये कौन कह रहा है? ये मीडिया कह रही है। किसकी मीडिया कह रही है? आरएसएस कह रहा है। क्यों कह रहा है ऐसा कि वहां पूछ के वहां सारे मरा है वहां पे आदमी? लेकिन ये हिंदू मुसलमान का एंगल कौन दे रहा है इसमें? ये जानना है सबसे पहले जरूरी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत की सरकार फेल्यूर है, पाकिस्तान की भी सरकार फेल्यूर हुई है। वहां दोनों देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, और ये दोनों देश मिल करके ये गेम खेल रहे हैं। ये फिक्स्ड गेम है। दोनों मिल करके अपने देश की जनता को और वहां की सारी समस्याओं को उलझाने के लिए ये मिल करके फिक्स्ड गेम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होता है और उसको बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के एक नेता का यह वीडियो है जो अपने महिला मित्र के साथ सड़क पर ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह कहाँ तक उचित? ये बहुत उचित घटना है। जो जिस पार्टी के और जिस संगठन के आदमी जो ये काम कर रहे हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। वो आपका वहां पे हुआ, कश्मीर में हुआ था। नहीं, कश्मीर में भी, हम कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे जो एक आदिवासी वो बंजारा लड़की थी, उसके साथ बलात्कार होता है। वहां के पुजारी करते हैं मंदिर में घटना, और उस पुजारी को बचाने के लिए भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं उसको बलात्कारी को बचाने के लिए, जिस तरह की कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए इन लोग किया है। और एक और वहां जो उसका आचार्य है यूपी में, मालिश करवा रहा था अपनी शिष्या के साथ, उन लोगों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालता है। तो उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, और वो जो कर रहा है अपनी नीति के अनुरूप ही कर रहा है, वो कहीं से गलत नहीं कर रहा है। और उसके लिए भी तिरंगा यात्रा निकलेगा, देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री निकालेगा। आपका परिचय? मैं एडवोकेट राहुल यादव, पटना हाईकोर्ट में, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पहलगांव में एक घटना घटती है जिसमें 28-30 पर्यटक मारे जाते हैं। उसके बाद देश में युद्ध की स्थिति बनती है, और उस युद्ध की स्थिति के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री आर्मी ड्रेस में फोटो खिंचा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री के चाल और चरित्र से पूरा देश पिछले 10 साल से परिचित है, और उनका देखिए, जो अयोग्य लोग होते हैं वो अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए जो देश की या समाज की संवेदना, इमोशन होता है, उसके साथ खेलते हैं वैसे लोग। उसी तरीके से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब से सत्ता में आए हैं, वो सिर्फ यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेल कर सत्ता में बने रहने के लिए
प्रयासरत हैं, उसी का ये एक हिस्सा है। मैं मानता हूं कि ये सब प्रयोजित चीजें हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि देशद्रोह वाली भाषा है ये। मैं कह रहा हूं कि अगर लोकतंत्र और मानवता को बचाना देशद्रोह है तो मैं करूंगा। और ये पूरा देश जान रहा है, जो भी जागरूक लोग हैं, जो भक्त नहीं है, वो सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस की पहुंच है, वो पाकिस्तान के मिलिटेंट और वहां के जो भी हुक्मरान है उनके साथ अच्छे संबंध है, बीजेपी और आरएसएस का। तो कहीं ना कुछ कोऑर्डिनेशन है। और ये सिर्फ जनता के इमोशन से खेल है। युद्ध, लोगों को मार देना सुनियोजित है, ये लगता है ऐसा परिकरण, क्योंकि ऐसा उनका चरित्र है। आरएसएस का तो इतिहास है, जैसा हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो हमें ये पता है। बार बार नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, भाजपा उनको यूज कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो सही है, भाजपा यूज भी कर रही है और नीतीश जी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ पे विपक्ष में बैठा हुआ लोग है वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। नीतीश जी जिस तरीके के राजनीति करते हुए आ रहे हैं, या नीतीश जी को चेहरा बना के सामंती, मनुवादी, आरएसएस, भाजपा जो बिहार में राजनीति करते हुए आ रही है, वो बिहार के लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये सबको जानता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई भाजपा उन्हें कुछ खिलाती होगी, जिनसे उनका जो मानसिक स्थिति जो है वो स्वस्थ नहीं है और बहुत उल्टे तरीके की हरकत बची है। उनका भाषाई मर्यादा कई बार तोड़े, या बहुत सारे ऐसा वीडियो वायरल है जो ये दर्शाता है कि अस्वस्थ है मानसिक रूप से मुख्यमंत्री जी। ये बिहार के और बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, मैं मानता हूँ ऐसा। अपना परिचय दो। और रमेश कुमार नाम हुआ, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से? पटना ही से हूँ गुरु जी। सर, महागठबंधन एक योजना लाई है, माई बहन सम्मान योजना। उस गठबंधन के जो मुखिया हैं, दरोगा राय जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पौत्री और तेज प्रताप की पत्नी को जब सम्मान नहीं दे सके, तो माँ बहन योजना का कितना क्रियान्वयन हो सकेगा? बहुत अच्छा सवाल है पत्रकार बंधु। उनका पारिवारिक मैटर में हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन की जो माँ बहन योजना है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला बात यह है कि आज देखने 400 रुपया में क्या होता है, उसको 1500 रुपया बुजुर्ग पेंशन भी है, उसके साथ बुजुर्ग पेंशन भी है, वृद्धा पेंशन जिसको अभी चल रहा है। वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करने के जा रहे हैं। तेजस्वी सरकार जब आएगी तो वृद्ध लोग को 1500 रुपया देगा। और 2500 रुपया माँ बहन जो योजना है, हर एक महिला को, जो घरेलू महिला है उसको 2500 रुपया देने का काम करेगी तेजस्वी सरकार आएगी तब, महागठबंधन की तरफ से। लेकिन अभी पिछले 2006 से हम नीतीश जी का गिना रहे हैं, किसान का कितना शोषण किया है। 2006 के पहले सुने हुए कि बाजार समिति होता था कृषि का, उसको तो हटा करके, और नीतीश कुमार जी का जो सरकार बना और जितना उसका सारा लॉबी है सब मिल करके उसको पैक्स के माध्यम से धान खरीदने का मोड़ लगा। अभी का आपने कुछ न्यूज सुना होगा अखबारों में के माध्यम से, हमें भी जानकारी मिली है, बहुत सारे पैक्स ऐसा है जिसके किसान के नाम पर जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया का धान खरीद किया है, उसके पास एक कट्ठा जमीन भी नहीं है, एक धूड़ भी जमीन नहीं है, यानी वो भूमिहीन है। और 2006 से लेकर के अभी तक 2022 तक ने आकलन छपा था एक अखबार में कि 8 लाख करोड़ रुपया किसान का घोटाला हुआ है। किसान का कोई जैसे पैक्स वाला धान नहीं खरीदता था, और वो जैसे बिचौलिए के माध्यम से कहता था अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो एन के प्रकार बिचौलिए के हाथ में बेचता था धान। अभी पूरे बिहार का जो न्यूज है, और वो उसके मान लीजिए 2200 रुपया उसका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और वो जो है से 1200-1300 रुपया में धान खरीदता था बिचौलिया। और बिचौलिया जिस भूमिहीन किसान बना करके उस नाम पर पैक्स के माध्यम से बेचता था। अब इसमें लाखों करोड़ रुपया घोटाला होने वाला है। और ये देखिए कितना बड़ा शोषण है। 2006 के बाद इसका ये शोषण का जो उजागर अभी हो रहा है। और नीतीश सरकार जो अभी अपराध के ग्राफ देखिए, हर एक जगह बलात्कार, चोरी, डकैती घटना इतना बढ़ गया है। और नीतीश सरकार की जैसे इतनी किरकिरी हो रही है, और जार कह रहे हैं कि वो
कैसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है। और इसको हमको तो लगता है, अपना व्यक्तिगत विचार है कि उसमें कहीं न कहीं भाजपा उसको क्रस शोषण कर रही है नीतीश कुमार को। और सबसे बड़ा बात है कि अभी जो बिहार में चल रहा है, ये आपको बलात्कार, इतना हत्या देख रहे हैं, रोज हत्या और मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, कहीं पंप के पैसा लूट रहता है, तो कहीं किसान, अभी किसान का मक्का किसान का देखे थे पैसा लूट लिया। और कहीं कहीं जैसे ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं नीतीश सरकार की इतना बेइज्जती हो रही है। और मणिपुर की घटना देखिए, मणिपुर में भाजपा के सरकार के नेता जो है, विधायक जो है, मंत्री जो है, वहां की जनता पकड़ पकड़ के उसके गाड़ी मागल गाड़ी है और उसको हत्या कर रही है। वो आपने सुना होगा सोशल मीडिया में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मणिपुर में भाजपा की सरकार, वहां से विधायक भी जो है वो भाग करके दूसरे प्रदेश में जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये आने वाले समय में बिहार भी ऐसा ही होने वाला है। भाजपा की जितना भी कार्यकर्ता और नेता होने वाला है, और डर के बीच में देखे होंगे आप कुछ दिन पहले छात्र आंदोलन हुआ, छात्र का जितना क्रश करता है, तो छात्र आंदोलन जो हुआ पटरी पर, तो जितना भाजपा का झंडा लगा रहा था फूल का, वो सब हटा करके और कम का झंडा लगा दिया। आपको लालटेन का झंडा लगा कर नेता विधायक उसका घूमने लगा था। ये छात्र आंदोलन के, उससे भी खराब स्थिति, मणिपुर से भी खराब स्थिति अभी बिहार में है। जिस तरह से यहाँ कर रहे हैं कि हत्या, डकैती और बलात्कार चल रहा है पूरे बिहार में, इसका देखे अभी देखिए सब जगह जो है से न्यूज मिलते रहता है। आप देखेंगे कि रोज जो है से कहीं ना कहीं घटना ही होते रहता है। तो इसको सबसे बड़ा है कि ये सरकार अब इससे चलने वाले नहीं है। ये मतलब बैसाखी के सहारे चल रही है भाजपा की सरकार से। इसकी सरकार, जनता आने वाली 2025 में जो आने वाले अभी विधानसभा चुनाव है, अभी 2-3 महीना ही बचा है, तो इसको जो है से सबक मिलेगा और नया सरकार बनाएगी। अब सबसे बड़ा जो कारण है, नीतीश जी आए थे उस समय बोले थे कि हम पलायन को रोक देंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, अब बहुत सारा विकास का काम करेंगे। लेकिन आप बताइए, पत्रकार बंधु लोग हैं, आप बताइए कहीं भी एक सुई का भी कारखाना लगा है? और पलायन कहाँ रुका है? और बढ़ते ही गया है पलायन। अभी देखिए ट्रेन में देखिए, बस में देखिए, आप एरोप्लेन में देखिए, जहां भी देखिए इतना भीड़ है। ट्रेन में तो लोग मतलब कि जनरल बोगी में बॉडी में भूसा जैसे कस के जाता है, बकरी भेड़ जैसे कस ले जाता है, उसके माध्यम से वो जाता है, पलायन वाला यहाँ से जाता है। और सबसे बड़ा बात है, सरकार ने 20 वर्ष काम किया और यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, सुई का भी कारखाना नहीं खुला। सबसे बड़ा जो बाढ़ का जो कहते हैं येलो नदी था चाइना का, वो शोक की नदी कहती थी, लेकिन उन्होंने, चाइना ने उसको अपना बना लिया, उसने उसको शोक को अपने खुश में बदल लिया। लेकिन भारत सरकार, ये हमारा कोसी जो नदी है, इसे भी शोक का नदी कहा जाता है। भारत के लिए ही एक शोक का नदी बच गया, जो कि हाई डैम बना करके और शुरू में से अभी तक जैसे इसको ठगते काम किया है। कोसी के आदमी को, कोसांचल के आदमी को बहुत ठगने का काम किया है। और सबसे बड़ा बात कहते हैं मोदी जी, हमारा सबका विकास सबका साथ, तो ये बिहार के साथ ये स्वतंत्र लाभ व्यवहार क्यों हो रहा है? बिहार के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो ये सबसे बड़ी जैसे यहाँ बिहार की मुख्य मुद्दा जो है, शोक नदी के लिए काम करने की जरूरत है और कोसी नदी के लिए। और कहते हैं कि रेलवे में भी सब विकास हो रहा है। लेकिन वो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1974 में एक परियोजना लागू हुआ था बिहारीगंज से आपको सिमरी बख्तियारपुर का, और कहते हैं उसके पीछे बहुत सारे परियोजना रेलवे का आया और वो बन गया, वहां चालू हो गई, रेल चालू हो गया। लेकिन वो परियोजना अभी तक ललित नारायण मिश्रा का दिया हुआ था। लालू जी भी आए थे, रेल मंत्री बने थे, इसके पहले 7 रेल मंत्री बने बिहार का, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो लालू जी भी उन पर कुछ चालू किए थे काम, लेकिन वो फिर उसी के ढाक के 3 पात हो गया, वो पूरा जमीन पर नहीं उतरा। ये सबसे बड़ा मोदी के लिए ये बात है। और वहां के सांसद के लिए भी, यहाँ के जनता ने सभी को भाजपा के चाहे एनडीए के सरकार को वोट देकर के भेजने का काम किया, लेकिन वहां सांसद ने भी उसको अपने बात को प्रमुखता से, उस मांग को, वहां के जनता के मांग को नहीं रखने का काम किया। 50 वर्षों से वो परियोजना जो है से उसी ढाक के 3 पात बना हुआ है, अभी तक वो नहीं हुआ है 50 वर्षों से। एक आखिरी सवाल है। भूदान योजना शुरू हुआ था, भूदान यज्ञ शुरू हुआ था, उसमें विनोबा भावे ने काफी एकड़ जमीन बिहार के लोगों से दान में लिया था। वह जमीन आज कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल। ये इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई पत्रकार बंधु सवाल इस पर नहीं उठाते। भूदान आंदोलन जो चला था विनोबा भावे के नेतृत्व में, उन्होंने कहा था कि जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए। सब तो दान करता है, अन्न
कोई दान करता है, कोई सोना दान करता है, कोई गाय दान करता है, कोई पशुपालन दान करता है, लेकिन जमीन जो दान होता है सबसे बहुत बड़ा दान होता है। तो उन्होंने आंदोलन चलाया था कि सबका जमीन पर अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अपना जान चलाया था सब जगह, पूरे देश भर में, यानी कि बिहार, और बिहार में भी चला था आंदोलन, भूदान आंदोलन। बहुत सारे उसमें बढ़ चढ़ करके और उसमें साथ दिए थे, सारे जमींदार लोग थे, उसको अपनी जमीन बहुत दान दिए। दान देने के बाद वो जमीन जो है उसका एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी भूदान या कमेटी आप जानते होंगे, उसका चेयरमैन के माध्यम से सबको बांटना था। उसमें जो भूमिहीन जमीन दाता था, जिसके पास जमीन नहीं थी, उस भूदान आंदोलन के माध्यम से उसको जमीन देना था। लेकिन वो भूदान आंदोलन के तहत जमीन तो कुछ लोगों को मिला, लेकिन जो मिला वो उस पर भी उसको कब्जा बाड़ी नहीं मिला। वो कब्जा बाड़ी कहते हैं कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना जो सरकार चाहती है, वो भूमि सुधार के बिना वो सामाजिक न्याय कल्पना बिहार में संभव नहीं हो सकता है। मेरा अपना मानना है, व्यक्ति मानना है कि जब तक भूमि सुधार का कानून नहीं बनाएगा बिहार सरकार, तब तक भी सामाजिक न्याय की परिकल्पना यहाँ से करना है, अवधारणा करना है, परिकल्पना करना कोई सफल नहीं होगा। वो जमीन अभी भी जो आप पूछ रहे हैं कि जमीन कहाँ है, वो जमीन तो कुछ लोगों ने अपने कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से कुछ लोगों को न्याय मिला और उसको कुछ कब्जाबाड़ी मिली। लेकिन जो सक्षम था वो तो न्यायालय, लेकिन जो सक्षम नहीं था, भूदान कमेटी जो जमीन रखा था और जिसको पर्चा भी मिल गया। हमारे पास बहुत सारा आता ही रहता है मामला, चाहे भागलपुर का हो, बेतिया का हो, बहुत सा किसान आया था। हमने उसके मुख्यमंत्री को भी उसका आवेदन रेफरेंस करके भेजा था। वो जमीनदाता जो था उसी का जो आगे बारिश बचा हुआ है, वो लोग अभी तक उसको उस पर जमीन पर चढ़ने नहीं दिया। ऐसा मतलब जैसे सरकार के माध्यम से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होती है कि जो भूदान कमेटी की तरफ से जो भूमिहीन को जमीन मिला और उस पर जैसे वो दखल कब्जा करे, उस पर वो अपना सुख भोगे और उपजाए खाए। लेकिन ऐसा जैसे सरकार की कोई योजना नहीं है। लेकिन उस कोर्ट के माध्यम से, कुछ न्यायालय के माध्यम से कुछ लोगों को ही आंशिक रूप से उसका लाभ मिला है, और सब वही लोग रखे हुए हैं, जो जमींदार था वही लोग उसके पास है। उसीलिए उसको सर्वे करा करके सरकार उसमें जमीन का और उस पर जैसे भूमि सुधार कानून बना करके उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। आपका परिचय? मेरा नाम जवाहर यादव निराला, कहाँ से? सहरसा जिला से रहने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे 3 बुद्धिजीवियों को कि इन लोगों ने अमुक मुद्दों पर क्या चर्चा, इनका क्या राय है। धन्यवाद।